नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने आज विधानसभा में जबरदस्त एग्रेशन दिखाया। मुख्यमंत्री ने मोदी चोर, अमित शाह चोर के नारे लगाए। ममता बनर्जी विधानसभा के वेल में उतर आई। बीजेपी के नेताओं से चिल्ला चिल्लाकर कहा कि तुम लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, ईश्वर अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ममता ने बीजेपी को बार बार एंटी बंगाली कहा। बीजेपी के नेताओं ने ममता को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सारे एमएलए खड़े हो गए थे और सदन में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। जब बीजेपी के एमएलए ने हंगामा किया तो ममता ने स्पीकर से कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी को टीवी पर दिखाओ। असल में सारा झगड़ा तब शुरू हुआ जब ममता बनर्जी बंगाली माइग्रेंट्स पर जुल्म के आरोपों पर बोलने के लिए खड़ी हुई। बीजेपी के एमएलए ने ममता के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। ये एमएलए 2 सितंबर को नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड किए जाने का विरोध कर रहे थे। इसके बाद सदन में बुरी तरह हंगामा मच गया। शोर शराबे के बीच कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर पानी की बोतलें फेंकी गई। स्पीकर ने चीफ विप बीजेपी के नेता शंकर घोष को दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया और इसके बाद बीजेपी के बाकी विधायकों को सदन से उठाकर सड़क पर फेंक दिया गया। सदन का झगड़ा सड़क पर आ गया। ममता बनर्जी ने बंगाल में वोटर लिस्ट के रिवाइज किए जाने का भी जबरदस्त विरोध किया। इसे बांग्ला भाषा और बांग्ला प्राइड से जोड़ दिया। अब ममता का इरादा क्या है, बीजेपी की रणनीति क्या है, इनकी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको आज की बंगाल विधानसभा की तस्वीरें दिखाता हूं जो चौंकाने वाली हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल और बंगला अस्मिता के मुद्दे पर चर्चा के लिए असेंबली का स्पेशल सेशन बुलवाया है। सदन में 2 दिन से चर्चा चल रही थी, लेकिन जिस दिन स्पेशल सेशन शुरू हुआ उसी दिन विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए बीजेपी के विधायक सदन की कार्रवाई का बॉयकॉट कर रहे थे। लेकिन आज जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलने के लिए खड़ी हुई तो बीजेपी के विधायक सदन में आ गए और नारेबाजी करने लगे। ममता नाराज हो गई। ममता का इशारा मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी मैदान में कूद गए और जबरदस्त हंगामा हुआ। फिर ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभाल लिया और सदन में बीजेपी के खिलाफ नारे लगवाने लगी। बीजेपी चोर है, मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी 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 चोर, सबाई समान ना, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर। हालांकि ममता की नारेबाजी के बाद भी बीजेपी के विधायकों का जोश कम नहीं हुआ। ममता ने बीजेपी को बांग्ला भाषा और बंगाल की अस्मिता का विरोधी करार दिया, लेकिन ममता के खिलाफ नारेबाजी होती रही। हंगामे के बीच ममता को अपनी बात कहने में दिक्कत हुई तो ममता को और गुस्सा आ गया। उन्होंने स्पीकर से कहा जो लोग उन्हें बोलने से रोक रहे हैं उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। जिन्हें नारे लगाने हैं, हंगामा करना है, वो सड़क पर जाकर करें। আমাদের কেউ থাকবে না ওখানে, আমাদের কেউ থাকলে তাকে আমি সাসপেন্ড করতে বলবো স্পিকারকে। আমাদের কেউ থাকলে আমি স্পিকারকে রিকোয়েস্ট করব সাসপেন্ড করতে। যাও চেয়ারে যাও, প্রত্যেকে চেয়ারে যাও। ममता की मांग को स्पीकर ने तुरंत मंजूर भी कर लिया। स्पीकर विमान बोस ने पहले बीजेपी के चीफ विप शंकर घोष को सस्पेंड किया, फिर अग्निमित्रा पॉल समेत बीजेपी के कुल 5 एमएलए सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन शंकर घोष जब सदन से बाहर जाने को तैयार नहीं हुए तो मार्शल को बुला लिया गया और सदन में हाथापाई की नौबत आ गई। इस दौरान बीजेपी विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे तो तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी वेल में आ गए। हालात इतने खराब हो गए कि कोई स्पीकर की बात नहीं सुन रहा था तो ममता बनर्जी खुद वेल में आ गई। अपने विधायकों को धक्का देकर वेल से वापस अपनी सीटों पर जाने के लिए कहा। जब तृणमूल कांग्रेस के विधायक वेल से वापस चले गए
तो ममता बनर्जी ने भी अपनी सीट पर खड़े होकर एक बार फिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगवाए। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। इसके बाद ममता बनर्जी बोलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने बीजेपी पर सीधा अटैक किया। ममता ने कहा कि बीजेपी वोट चोरी करती है, करप्शन करती है, बंगाल से बांग्ला भाषा से नफरत करती है, बंगालियों के ऊपर जुल्म करती है और जनता इसका जवाब देगी। ममता बनर्जी ने कहा एक दिन आएगा जब बंगाल में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं बचेगा और बहुत जल्द केंद्र में भी मोदी की सरकार नहीं रहेगी। এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর। এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর। এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর। এরা গদি চোর, এরা ভোট চোর এবং সবচেয়ে বড় ডাকাতদের দল, সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজীদের দল, সবচেয়ে বড় ভোট চোরদের দল, বাঙালির ওপর অত্যাচারী করার দল। এরা মানুষকে ভাওতা দেওয়ার দল, সন্ত্রাস করা দল, অত্যাচারী দল। আমি চাই এদের মনে করি বিজেপি আজকে দেশের লজ্জা এবং ধিক্কার। আমি তীব্র ধিক্কার জানাই বাংলা ভাষার ওপর সন্ত্রাস করার জন্য, অত্যাচার করার জন্য। স্যার, এমন একদিন আসবে যেদিন বাংলার মানুষ একটা বিজেপিকেও এখানে দেখতে চাইবে না। বাংলার উপর অত্যাচার করে সব কটা হারবে, সব কটা হারবে, সব কটা হারবে। বাংলার ভাষা সন্ত্রাসের উপর অত্যাচার করে বাংলা ভাষায় যেটা যায় না, বাংলায় যেটা যায় না। ममता बनर्जी जब सदन में बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रही थी उस वक्त मार्शल सस्पेंड किए गए बीजेपी विधायकों शंकर घोष और मिहिर गोस्वामी को घसीटते हुए सदन से बाहर ले गए। क्योंकि बीजेपी के दूसरे विधायक इसका विरोध कर रहे थे इसलिए मार्शल्स के साथ नोकझोंक हुई और इसी बीच शंकर घोष जमीन पर गिर गए। सदन के बाहर मौजूद शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के दूसरे विधायकों ने शंकर घोष को वहीं सोफे पर लटाया, उन्हें पानी मिलाया। तब तक एम्बुलेंस आ गई और शंकर घोष को हॉस्पिटल भेज दिया गया। बीजेपी के 2 विधायक हॉस्पिटल पहुंचे और बीजेपी के एमएलए ने विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। वहां भी पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को रोका, नोकझोंक हुई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता की पुलिस यहां तो उन्हें बोलने से रोक सकती है लेकिन ममता ने सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली नहीं दी है, पूरे मोदी समाज का अपमान किया है। इसलिए अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में ममता के खिलाफ केस दर्ज होंगे और ममता को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार वोटर लिस्ट के रिवीजन के जरिए अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बंगाल से निकालने के लिए कोशिश कर रही है। इसलिए ममता बनर्जी बौखला गई है क्योंकि अवैध घुसपैठी उनका वोट बैंक है। ममता घुसपैठियों को बचाना चाहती हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी तो कुछ दिन के लिए उन्हें सदन से निकाल सकती हैं लेकिन बंगाल की जनता अगले चुनाव में ममता और उनकी पार्टी को हमेशा के लिए विधानसभा से निकाल देगी। वो जो घुसपैठिया है और जो रोहिंग्या है उनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए एसआईआर रोकने के लिए और देश से घुसपैठिया इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को हटाने के लिए जो कोशिश भारत सरकार कर रहा है उसको रोकने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव लाया लेकिन एलओपी को सस्पेंड किया। उन्होंने सोचा था जो मैं एक अब बोलूंगा और बांग्ला को पूरा बंगाल को भ्रम पैदा करूंगा, गुमराह करने का काम करूंगा, लेकिन बीजेपी का सब एमएलए एक साथ आज
राष्ट्रवादी सिपाही होने का नाते सब एलओपी का भूमिका ले लिया और ममता बनर्जी के खिलाफ अंदर बाहर बहुत आज जो मुद्दा उठाना चाहता ये था ममता स्वैराचारी, ममता चोर, ममता भ्रष्टाचारी, ममता देश विरोधी, ये नारा हम लोग उठाया। क्योंकि आज बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल को भी सदन से सस्पेंड किया गया है, इसलिए अग्निमित्रा पॉल ने भी ममता पर अटैक किया। अग्निमित्रा ने कहा उन्हें इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि सेना की जमीन पर तृणमूल कांग्रेस ने आंदोलन का जो मंच बनाया था, जिसे सेना ने हटा दिया था, जिसे लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें उन्होंने सेना का पक्ष लिया। लेकिन सेना के समर्थन में वो एक बार नहीं 1000 बार सस्पेंड होने के लिए तैयार हैं। आज हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता है। आज ये 5 साल असेंबली में हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता। आज प्रस्ताव लाया गया है लेकिन विरोधी दलों नेता को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? कारण क्या है? सेना बाहिनी को ममता बनर्जी अपमान करेंगे और विरोधी दलों नेता सपोर्ट करेंगे तो सस्पेंड हो जाएगा। 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार सेना बाहिनी के साथ खड़े रहेंगे। सेना बाहिनी माने भारत माता, भारत माता की संतान के साथ हम लोग खड़े हैं। क्या आपको भी सस्पेंड कर दिया गया है? हमको भी सस्पेंड कर दिया गया है, हमारे चीफ व्हिप शंकर घोष को भी सस्पेंड कर दिया गया है और विरोधी दलों नेता एलओपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद बीजेपी के एक और नेता लॉकेट चैटर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर विपक्ष की आवाज दबाने का इल्जाम लगाया। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को मालूम है कि 2026 में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि एसआईआर शुरू होने के बाद उनका वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए वो बीजेपी पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं और बीजेपी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करवा रही हैं, उन्हें हैरेस कर रही हैं। पार्लियामेंट में जब ये लोग कागज पेपर्स फाड़ के सामने होम मिनिस्टर के सामने जब फेंकते हैं तब कोई सस्पेंड हुआ है क्या? सस्पेंड तो नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग सिर्फ चिल्लाया है, आवाज उठाया है, इसलिए ममता बनर्जी एक के बाद एक लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब विरोधी लोगों का गला मतलब दबाने का कोशिश ममता बनर्जी कर रहा है क्योंकि इन लोगों को डर हो गया है 2026 में तो एसआईआर चालू हो जाएगा तो ये जो फेक वोटर्स लोग हैं, जो रोहिंगा जो बाहर का लोग हैं, ये लोग बाहर चला जाएगा। कोई भी विरोधी बैंक से कोई अगर आवाज़ उठाएंगे तो इसका यही हालत होगा, मतलब उसको निकाल दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर देगा, मतलब कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, एक्लिन करेंगे उसको, हैरेसमेंट करेंगे। हमारा शंकर घोष जी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, उनको बहुत चोट लगा है इसमें। तो मतलब ये कि अगर विधायक का ऐसा हालत है, आप सोचिए कि गांव-गांव में जो लोग हैं जो प्रतिवाद का भाषा और भी जोर में करेंगे तो उनका क्या हालत होगा? बहुत दुख का बात है। बंगाल का सिचुएशन बहुत खराब है, पूरा एकदम दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल सरकार डर गए हैं, 26 में नहीं आ पाएंगे, इस डर से ये सब चल रहा है। ममता बनर्जी ने इतना एग्रेशन क्यों दिखाया? अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ममता ने मोदी का नाम लेकर बार बार चोर चोर कहा? पहली बात तो यह कि ममता ने जो किया वो सोच समझकर किया। वो बीजेपी को दिखाना चाहती हैं कि अगर कोई उन्हें बोलने से रोकेगा तो उसका क्या हश्र होगा। दूसरी बात, ममता ने बड़ी चतुराई से बंगाल की संस्कृति और बांग्ला भाषा को इशू बनाया। वो जानती हैं कि बंगाल के लोग अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के प्रति कितने इमोशनल हैं। लेकिन यह सब करने के लिए ममता बनर्जी को वेल में उतरने की जरूरत नहीं थी, ना ही चोर चोर के नारे लगाने की जरूरत थी और ना ही बीजेपी के नेताओं को अपनी बात कहने के लिए बोतलें फेंकने की जरूरत थी। आज बंगाल की असेंबली में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसने विधानसभा की गरिमा को तार तार कर दिया। ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बिहार में भाषा के गिरते स्तर पर लगातार सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के विरोध में आज एनडीए ने 5 घंटे के बंद की कॉल दी थी। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बीजेपी और एनडीए के नेता सड़कों पर थे। इस दौरान पटना से लेकर मुजफ्फरपुर,
छपरा, गया, नालंदा, मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, कटिहार, सीतामढ़ी और जहानाबाद जैसे कई जिलों में बंद का जबरदस्त असर दिखाई दिया। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई जगह रास्ता रोककर प्रोटेस्ट किया गया। पटना में बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। पटना के डाक बंगला चौराहे, इनकम टैक्स चौराहे पर प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक रुका रहा। आम लोग को मुश्किल भी हुई। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इससे अलग रखा गया था। इस दौरान इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़ी किसी गाड़ी को नहीं रोका गया। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर रविशंकर प्रसाद के साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बीजेपी के कई विधायक भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कांग्रेस और आरजेडी के मंच से गाली दी गई, ये बिहार की तमाम माताओं और बहनों का अपमान है। इसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, ये विरोध जारी रहेगा। आपने देखा कि कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के यात्रा में, इंडी गठबंधन के मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनके माता जी को जिस तरह से अभद्र गाली उनके मंच से देने का काम किया गया और मंच पर सभी नेता मौजूद रहे। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी जो भी दोनों नेता वहां पर इंडी गठबंधन के मौजूद थे, वो देश से माफी मांगे, क्योंकि उन लोगों ने पूरे भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है। इसके बाद बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक किया। रविशंकर ने कहा, जिस मां ने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटों को पाला पोसा, उसे काबिल बनाया, जिस मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसे मंच से खुल्लम खुल्ला गाली दी गई, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर बीजेपी के मंच से किसी ने गलती से भी ऐसी हरकत की होती तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता। अरे मां का सम्मान भारतीय संस्कार है, हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं। लेकिन एक मां जो स्वर्गीय हो गई, जिसने गरीबी से बर्तन मांज के, कपड़े साफ के बच्चों को पढ़ाया, एक भारत का प्रधानमंत्री बना, प्रभु राम की भक्त, आप जरा भी आपको शर्म नहीं है? आपको मंच से गाली दी गई है। बैठे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, अगर हम लोग की पार्टी का दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता तो हम लोग कार्रवाई करते और क्षमा मांगते। क्या संस्कार है आपको? ये आपके अहंकार हैं। राहुल गांधी, हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, और तेजस्वी यादव आपका भी वही हाल है, तो बिहार की जनता खूब जवाब देगी। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने एनडीए के बंद को पूरी तरह फ्लॉप करार दिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा, बंद के दौरान महिलाओं, बेटियों को परेशान किया जा रहा है। लालू ने कहा कि गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में न लें, यह बिहार है। बीजेपी के गुंडे राह चलती महिलाओं, बहन बेटियों, बुजुर्गों और स्कूल जाने वालों को जिस तरह परेशान कर रहे हैं, सड़क पर आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी कैमरे के सामने आकर यही बात दोहरा दी। बिहार बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था, सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। यानी प्रधानमंत्री जी
और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। और ये पूरी तरीके से इन लोगों ने गुंडागर्दी करने की काम किया, प्रयास किया। वो सारा दृश्य आप लोगों के सामने है। भाजपा गुंडों वाली पार्टी है और इनकी भाषा जो है लफंडरों वाली। प्रधानमंत्री मोदी की मां को जिस तरह से राजनीतिक मंच से गाली दी गई, ये बिहार में इशू तो बना है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अगर अकड़ ना दिखाते, जिस दिन आरजेडी और कांग्रेस के मंच से मोदी को गाली दी गई थी उसी दिन माफी मांग लेते, तो ये इतना बड़ा मुद्दा न बनता, न बंद की कॉल दी जाती, न इस पर राजनीति गर्माती। लेकिन राहुल और तेजस्वी अपने अहंकार में रहे। मोदी ने बाजी पलट दी। मोदी ने जिस तरह महिलाओं के सामने अपने दिल का दर्द बयान किया, उसके बाद आज जितनी बड़ी तादाद में बीजेपी के लोग, खासतौर पर महिलाएं सड़कों पर उतरी, उससे साफ है मोदी का मैसेज बिहार में घर घर तक पहुंच गया। और मोदी की मां को गाली देने का क्या नतीजा होता है, यह सामने आ गया। वैसे कांग्रेस कई मौकों पर देख चुकी है कि मोदी को गाली देने का क्या असर होता है। इस बार बिहार में कांग्रेस की गलती का खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं जीएसटी में बदलाव की। जीएसटी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। 4 स्लैब्स की जगह अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे। इसका ऐलान कल रात को किया गया था। 12% और 28% के स्लैब्स को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% के स्लैब होंगे। इसके अलावा पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स के अलावा महंगी लग्जरी गाड़ियों और कार्बोनेटेड वाटर के प्रोडक्ट्स पर 40% का सिंध टैक्स लगाया गया है। जीएसटी स्लैब्स में कटौती के साथ साथ सरकार ने खाने पीने के सामान, होम अप्लायंसेस, गाड़ियां, लाइफ सेविंग ड्रग्स, खेती में काम आने वाली मशीनरी को पहले के मुकाबले लोअर टैक्स स्लैब में रखने का फैसला किया, जिससे रोजमर्रा के बहुत से सामान अब सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। अब आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। बहुत सारी बातें कल मैंने आपको शेयर की थी, लेकिन समय कम था। 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इसी दिन से जीएसटी के रिफॉर्म लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने त्योहारों से पहले आम लोगों को खुशी का बोनस दिया है। मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू करना आजादी के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म था और अब उसमें सुधार करके इसे पीपल फ्रेंडली बनाया गया है। जीएसटी का मतलब है अब गुड एंड सिंपल टैक्स। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में जनता पर टैक्स का भारी बोझ हुआ करता था। 100 में से 20-25 रुपए टैक्स में चले जाते थे, लेकिन उनकी सरकार ने जनता पर पड़ा यह बोझ कम कर दिया है और अब जीएसटी को सिंप्लीफाई करके लोगों को त्योहार के मौके पर डबल गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे आम लोगों के लाइफस्टाइल बेहतर होंगे और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। दो 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो या खेती किसानी से जुड़ी चीजें हो या फिर दवाइयां और यहां तक जीवन बीमा भी, ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता, अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता है। साथियों, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ, ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है,
नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान, सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। पनीर से लेकर के शैम्पू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है, और इससे आपको महीने का खर्च, रसोई का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में जनता टैक्स के बोझ से पिस रही थी, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स का जाल खत्म हुआ। अब रिफॉर्म्स लागू होने के बाद आम लोगों के लिए इलाज सस्ता होगा, किसानों के लिए खेती की लागत कम होगी, घर बनाने का खर्च कम होगा। मोदी ने यह भी समझाया कि जीएसटी रिफॉर्म से छोटे और मध्यम वर्गीय कारोबारियों के टेंशन कैसे कम होगी। मोदी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से भारत की इकोनॉमी में पंच रत्न जुड़े हैं, इसमें जनता का भी फायदा होगा और देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। पहले अक्सर ये शिकायत रहती थी कि भारत में इलाज बहुत महंगा था, छोटे छोटे टेस्ट तक गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होता था। कारण यह था कि कांग्रेस सरकार डायग्नोस्टिक किट जो पर होती है उस पर 16% टैक्स लेती थी। हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को सिर्फ 5% कर दिया है। साथियों, कांग्रेस के राज में घर बनाना बहुत ही महंगा काम था। क्यों? क्योंकि सीमेंट पर कांग्रेस सरकार 29% टैक्स वसूलती थी। जैसे तैसे घर बना भी लिया तो एसी और टीवी या पंखा कुछ भी लाना है वो भी महंगा हो जाता था, क्योंकि कांग्रेस सरकार ऐसे सामानों पर 31% टैक्स वसूलती थी, 31%। अब हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को 18% कर दिया, करीब करीब आधा कर दिया है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी। साथियों, नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है, यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। जीएसटी के जो नए स्लैब अनाउंस हुए हैं, इनको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने तो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। जीएसटी में बदलाव के पॉलिटिकल असर को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि मोदी सरकार में आने से पहले और कांग्रेस की सरकार के टाइम पर जो टैक्स लगता था उसको कंपेयर करके देख लिया जाए। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। जैसे उस जमाने में साबुन, टूथपेस्ट और हेयर ऑयल जैसी चीजों पर 27% टैक्स था, अब यह सिर्फ 5% रह जाएगा। सिलाई मशीन पर 16% टैक्स लगा करता था, अब इस पर भी 5% जीएसटी लगेगा। सीमेंट पर पहले 29% टैक्स लगता था, अब यह 18% हो जाएगा। बोतल में जो पानी मिलता है उस पर कांग्रेस के जमाने में
18% टैक्स होता था, अब ये 5% हो जाएगा। टैक्स कम होने के ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ कीमतें कम होने की नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी में जो बदलाव किए हैं वो सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, इससे हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा। कंज्यूमर्स के लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजें कैसे सस्ती होंगी ये मैंने आपको बताया। चीजों के दाम कम होने से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। इसका एक असर यह होगा कि छोटे व्यापारियों का माल ज्यादा बिकेगा। उसका प्रभाव यह होगा कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा और इन सारी बातों का ओवरऑल इकोनॉमी के ग्रोथ पर इंपैक्ट होगा। जीएसटी में बदलाव से मोटे तौर पर एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि जीएसटी जमा कराने और रिफंड लेने का प्रोसीजर सिंपल हो जाएगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा और इन सारी बातों का सीधा असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा। और यह कहने की जरूरत नहीं कि नरेंद्र मोदी को इसका पॉलिटिकल फायदा भी मिलेगा। आज कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर आई। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई है। इस शिकायत में कहा गया कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली, लेकिन इससे 3 साल पहले 1980 में ही सोनिया गांधी का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था। ऐसा कैसे हुआ? याचिका में सवाल उठाया गया कि जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक थी ही नहीं तो उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में कैसे आया? क्या इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया? शिकायतकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में पुलिस को सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। अदालत में इस पिटीशन पर 10 सितंबर को सुनवाई होगी। राहुल गांधी आजकल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी के नेता पूछेंगे कि नागरिकता मिलने से पहले सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया? और इस सवाल का जवाब देना राहुल के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अब आपको दिखाता हूं भयंकर बाढ़ का सामना कर रहे पंजाब का हाल। पंजाब के 23 जिलों में हालात बेहद खराब हैं। ब्यास, रावी और सतलज खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भाखड़ा डैम में भी पानी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। भाखड़ा डैम की मैक्सिमम कैपेसिटी 1680 फीट है, जबकि आज इसका वाटर लेवल 1677 फीट को पार कर चुका है। पानी के प्रेशर से डैम को खतरा हो सकता है, इसलिए लगातार पानी रिलीज किया जा रहा है। इससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। पंजाब में 1500 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। 1,75,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के किसानों पर आई मुसीबत का जायजा लेने पहुंचे। शिवराज सिंह ने अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। ट्रैक्टर पर चढ़कर शिवराज सबसे पहले अमृतसर के रामदास गांव पहुंचे। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट संभाली हुई थी। शिवराज ने पानी से भरे हुए धान के खेत में जाकर खुद ग्राउंड सिचुएशन का असेसमेंट किया। डूबी हुई है जी। कितने दिन से डूबी है? 26 तारीख से जी। 26 से लेके आज 4 तारीख हो गई और मैं नीचे देख रहा हूँ ये फसलें अंदर से सड़ गई है। आराम से ये वैसे चढ़ दो। ये वैसे ये दाना भी देखो, दाना भी चला गया। ये दाना भी चला। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान गुरदासपुर पहुंचे। क्योंकि गुरदासपुर के ज्यादातर गांव पानी में डूबे हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान बोट के जरिए गांवों तक गए, किसानों से बात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर में कई गांवों का दौरा किया। किसानों का दर्द सुनने के बाद शिवराज ने कहा कि पंजाब में स्थिति खराब है, किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टीम आई है जो नुकसान का आकलन कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिक्कत यह है कि बाढ़ की वजह से फसल तो खराब हुई है, इसका असर अगली फसल पर भी पड़ेगा। इसलिए किसानों को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए केंद्र सरकार पंजाब सरकार के साथ मिलकर काम करेगी।
ये जल प्रलय जैसी स्थिति है। यहाँ देखिए, यहाँ भी पानी भरा है, आगे भी जहाँ हम जा रहे हैं पानी के कारण, पीछे भी जहाँ देखा फसलें तबाह हो गई। न केवल फसलें तबाह हुई, लोगों के घर गिर रहे हैं, कमजोर हो गए हैं। पशुओं का आता पता नहीं है, जो बंधे थे वो तो चले गए, मारे गए। जो छुट्टे थे वो लोग बता रहे हैं पाकिस्तान की तरफ भी चले गए, जहां जैसी जगह मिली। लेकिन त्रासदी ये है कि ये डूबी हुई फसलें, गन्ने जैसी फसल भी यहाँ तबाह और बर्बाद हो गई। किसानों का और पंजाब के भाई बहनों का कष्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मन में संकल्प यही है, प्रधानमंत्री जी ने भेजा है कि इस संकट के पार जनता को निकाल के ले जाएं। हमारे केंद्रीय टीमें यहाँ आई हुई है, वो क्षति का आकलन कर रही है। राज्य सरकार भी अपना आकलन करके देगी। इस समय हमारे दिमाग में केवल एक ही चीज है कि पंजाब को इस संकट से कैसे निकाला जाए। हर संभव उपाय होंगे। पंजाब में इस साल 2 दूनी बारिश हुई है। आमतौर पर पंजाब में 374 mm बारिश होती है, लेकिन इस साल अब तक 576 mm बारिश हो चुकी है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, तरन-तारन, फिरोजपुर और मूंगा में 100 से लेकर 200% ज़्यादा बारिश हुई। इसलिए पंजाब का हाल बहुत बुरा है। भारी बारिश से पंजाब के किसानों को नुकसान हुआ, इसका जायज़ा शिवराज सिंह चौहान ने लिया, आपने देखा। लेकिन इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि पंजाब देश को सबसे ज़्यादा अन्न पैदा करके देता है। बाढ़ के हालात दिल्ली में भी हैं। दिल्ली का बड़ा इलाका यमुना के पानी में डूबा हुआ है। हालांकि राहत की बात है कि कल की तुलना में आज यमुना के वाटर लेवल में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। हथनीकुंड बैराज से कल की तुलना में कम पानी छोड़ा गया, लेकिन यमुना अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। इस वजह से यमुना बाजार, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस, मुखर्जी नगर, मयूर विहार समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। आज नदी का पानी यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के बाहर वाली सड़क तक पहुंच गया। स्टेशन के दरवाजे बंद करने पड़े। हालांकि मेट्रो सर्विस पर इसका असर नहीं पड़ा। दिल्ली सचिवालय के सामने सैंडबैग लगाकर पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी गेट बस अड्डे के अंदर भी वाटर लॉगिंग है। रिंग रोड पर भी पानी भरा हुआ है। इस वजह से दिन भर लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। आईटीओ, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, यमुना बाजार के इलाके वो इलाके हैं जहां पर रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। करीब 14,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, लेकिन प्रशासन की मुश्किल आज बढ़ गई जब मयूर विहार में लगे रिलीफ कैंप तक फ्लड का पानी पहुंच गया और इसे बंद करना पड़ा। यमुना बाजार इलाके में तो हालत और ज्यादा खराब दिखाई दी। वासुदेव घाट से सटा ये इलाका कल से ही पानी में डूबा हुआ है। यमुना बाजार में इस वक्त करीब 8 से 10 फीट तक पानी है। यहां के ज्यादातर लोग रिलीफ कैंप में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वहां भी पानी आ गया और लोग काफी परेशान हैं। दूसरे रिलीफ कैंप फुल हैं, इसलिए लोगों ने सड़क पर ही बसेरा कर लिया। यहीं खाना बना रहे हैं, तिरपाल डालकर बारिश से खुद को बचा रहे हैं। मजनू का टीला में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का कैंप भी है, जिसे खाली करवाना पड़ा। बाढ़ का पानी इस कॉलोनी में घुस गया। यहां करीब 200 शरणार्थी टेम्परेरी घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन अब इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा है। बाढ़ का पानी इनके घरों के भीतर घुसा हुआ है। घरों में रखा सारा सामान खराब हो गया है। इंडिया टीवी के संवाददाता शोएब रजा जब इस कैंप में पहुंचे तो यहां घुटनों के ऊपर तक पानी था। कुछ पाकिस्तानी शरणार्थी बाढ़ के बावजूद घरों की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यहां हालत बहुत खराब है, पानी में सांप बिच्छू है। डर के बावजूद अपने सामान को देखने के लिए उन्हें यहां आना पड़ रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली के मजनू के टीले पर मौजूद हूं और जो ये आप घर देख रहे हैं ये है पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के, जहां पर इस वक्त जो यमुना का पानी है वो आ गया है और बहुत सारे जो घर है वो यहाँ पर डूब गए हैं। मुश्किल हालात है, काफी फिसलन भी है। लेकिन ये देखिए, इस घर में मैं आया हूं, इसी तरह के बहुत सारे घर है यहाँ पर जो हिंदू शरणार्थियों के हैं।
पूरी तरीके से घरों में पानी भर गया है। लोग दूसरी जगहों पर ये अपना घर छोड़कर, जाहिर सी बात है, न रहने लायक यहाँ जगह है, न बैठने लायक जगह है। तो ये कितने घरों में बहुत सारी घर इसी तरह से डूब गए हैं? तकरीबन 200 परिवार है, 70-80 घर तो डूब चुके हैं। जैसे ये साइड की पट्टी ना, ये टोटल डूब रखी है। दूसरे रोड में रो रहे हैं, कोई स्कूल में बच्चे रह रहे हैं, कोई हमारे जैसे कोई सामान वामान के लिए, सेफ्टी के लिए कोई थोड़ा बहुत निकाला, थोड़ा बहुत अंदर जाते हैं तो इतना बड़ा पानी आ गया, तो अंदर नहीं, डर की वजह से नहीं जा रहे हैं। सांप भी, बिच्छू भी ज्यादा है। लेकिन इस बार मानसून में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में जो तबाही हुई है, इसका असर दिल्ली तक दिखाई दिया। बाढ़ के हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बाढ़ प्राकृतिक आपदा के बजाय मैन मेड डिजास्टर है। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि उन्होंने हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से आई फ्लैश फ्लड की मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियोस देखे हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि पेड़ों को गैर कानूनी तरीके से काटा जा रहा है। पहले इंसान ने नेचर से छेड़छाड़ की और अब नेचर पलटवार कर रही है। विकास और पर्यावरण के बीच बैलेंस जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कटाई को लेकर सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड से कई वीडियोज आए हैं जिसमें बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े बहते हुए दिखाई दिए हैं। यह सीन पुष्पा फिल्म की याद दिलाता है। ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़े बड़े पेड़ काट कर रखे हों जो बाढ़ के पानी में बहते हुए दिखाई दिए। इस पर वाकई में गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। आज महाराष्ट्र से एक इंटरेस्टिंग खबर आई। सोलापुर में एक डीएसपी के साथ बालू के खनन को रोकने पहुंची थी, उनके साथ पुलिस की टीम थी। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने फोन करके डीएसपी को वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन डीएसपी ने पूछ लिया, आप हैं कौन? मैं कैसे मान लूं कि फोन पर जो बोल रहा है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है? वीडियो कॉल करो। इसके बाद अजित पवार को वीडियो कॉल करनी पड़ी, तब जाकर पुलिस की टीम वापस लौटी। असल में हुआ यह कि प्रशासन को सोलापुर की माड़ा तहसील में अवैध खनन की शिकायत मिली थी। गांव की सड़क बनाने के लिए लैंड माइनिंग की जा रही थी। सोलापुर में तैनात प्रोबेशनरी आईपीएस अफसर अंजलि कृष्णा टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान सैंड माइनिंग करने वालों ने अजित पवार को फोन कर दिया। अजित पवार ने फोन पर अंजलि कृष्णा से बात की, लेकिन इस नौजवान आईपीएस अफसर ने साफ साफ कह दिया, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आदेश है तो पुलिस की टीम लौट जाएगी, लेकिन वो कैसे यकीन करें कि जिससे उनकी बात हो रही है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही हैं। मैं चीफ मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, मेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? आपको कौन है? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। अजीत पवार को पुलिस अफसर की बात सुनकर गुस्सा भी आया, लेकिन उन्होंने गुस्से पर काबू रखा। अंजलि कृष्णा से उनका नंबर मांगा, फिर उस नंबर पर वीडियो कॉल किया। जब पुलिस अफसर को तसल्ली हो गई कि आदेश देने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ही हैं, तो अंजलि कृष्णा अपनी टीम के साथ वापस लौट गई।
मैं अंजलि कृष्णा की तारीफ करूंगा कि उन्होंने सिर्फ फोन कॉल पर विश्वास नहीं किया, हिम्मत दिखाई, अपनी ड्यूटी को पूरा किया और जब उन्हें यकीन हो गया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आदेश है तभी वो वापस लौटी। लेकिन इस सारे चक्कर में ये बात तो रह गई कि अंजलि कृष्णा इलीगल सैंड माइनिंग को रोकने के लिए आई थी। सैंड माइनिंग करने वाले ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से फोन करवाया। अब अगर यह आरोप लगे कि अजीत पवार सैंड माइनिंग करने वालों को प्रोटेक्शन देते हैं तो गलत नहीं होगा और उम्मीद है कि अजीत पवार अपना यह राज खुलने के लिए आईपीएस अंजलि कृष्णा को दोषी नहीं ठहराएंगे। आज मध्य प्रदेश से भी एक चौंकाने वाली खबर आई। इंदौर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में 2 नवजात बच्चियों की चूहे काटने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस दुखद घटना के बाद हॉस्पिटल की 2 नर्सेस को सस्पेंड कर दिया गया है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया है और न्यूनेटल आईसीयू के इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा हॉस्पिटल ने महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में पेस्ट कंट्रोल का काम करने वाली कंपनी पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। असल में ये दोनों बच्चियां आईसीयू में भर्ती थी। आईसीयू में बच्चों को चूहों ने काटा जिसके कारण बच्चों को सेप्टिसीमिया हो गया और इसके बाद मंगलवार को 10 दिन की बच्ची की मौत हो गई और कल बुधवार को 16 दिन की बच्ची रेहाना ने दम तोड़ दिया। नोट करने वाली बात है कि इनमें से एक बच्ची को जन्म के तुरंत बाद 24 अगस्त को ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद इस बच्ची के माता पिता गायब हो गए, आज तक नहीं लौटे। इस बच्ची की देखभाल हॉस्पिटल की नर्सेस कर रही थी। हालांकि चूहे के काटने से बच्चियों की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मामले को दबाने की कोशिश की। यह कहना शुरू कर दिया कि दोनों नवजात बच्चों की मौत चूहों के काटने से नहीं बल्कि गंभीर बीमारियों से हुई है। फिर भी इस मामले की जांच की जा रही है। जो दोनों बच्चे हैं कंजेनिटल एनोमली के साथ हमारे अस्पताल में भर्ती हुए थे और जो दूसरा बच्चा है बेबी ऑफ रेहाना, उसको आंतों की विकृति थी, कंजेनिटल एनोमली थी, उसको इंटेस्टाइन की, जिसका 7 दिन पूर्व हमारे यहाँ ऑपरेशन भी किया गया था सफलतापूर्वक। और लेकिन अभी 3 से 4 दिन से उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट होती गई और वो एनआईसीयू में भर्ती थी और 2 दिन से वेंटिलेटर के ऊपर थी। इंडेक्स फिंगर पे और सेकंड नंबर की फिंगर पे छोटे छोटे जो एब्रेजन थे जो कि टाइप के संभावित है और वो बाकी उसको सेप्टिसीमिया पूरे शरीर में था जिसके कारण गंभीर स्थिति होने के कारण उसको दोपहर 1 बजे के आसपास आज हमारे चिकित्सालय में उसका दुखद निधन हुआ। इस मामले में चाइल्ड राइट्स कमीशन ने इंदौर के हॉस्पिटल से रिपोर्ट मांगी है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इंदौर में थे। जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दिए और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन का निर्देश दिया। देखिए, हमारी सरकार कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने निर्देश कलेक्टर को जारी किए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के पीएस को भी बता दिया है। हेल्थ मंत्री से भी कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करें। इंदौर के हॉस्पिटल में नवजात बच्चों की चूहे के काटने से हुई मौत दिल दहलाने वाली घटना है। सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल का यह हाल चिंता में डालने वाला है। मुख्यमंत्री ने अच्छा किया, मामले की जांच के आदेश दिए, लेकिन जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि चूहों के काटने से जो मौत हुई उस पर पर्दा डालने की कोशिश किसने की। एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बता दूं, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी पब्लिक मीटिंग में आपकी अदालत का जिक्र किया। असल में जीतू पटवारी ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को शराबी बना दिया है। देश में शराब पीने के मामले में मध्य प्रदेश की महिलाओं को नंबर 1 बना दिया है। जीतू पटवारी के इस बयान पर आपकी अदालत में मैंने मोहन यादव से जवाब मांगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीतू पटवारी ने रात में ज्यादा पी ली होगी, सुबह तक उतरी नहीं, इसलिए नशे में उन्होंने इस तरह की बेतुकी बात की है, मध्य प्रदेश की माताओं बहनों का अपमान किया है। जाहिर है यह बात जीतू पटवारी को चुभ गई और एक जनसभा में उन्होंने आज इसका जवाब दिया।
मोहन यादव जी, आपकी अदालत एक रजत शर्मा जी का कार्यक्रम है, उसमें गए थे, तो उनसे पूछा उनने कि कांग्रेस के नेता आप पे आरोप लगाते हैं कि आपने मध्य प्रदेश को नशे का एक गढ़ बना दिया है। तो मोहन यादव जी ने कहा कि वो जिनने ये आरोप लगाया, मतलब मैं कांग्रेस के अध्यक्ष, वो रात को उनने इतनी पीली कि सुबह तक उतरी नहीं, तो वो जैसे उठे और ये आरोप लगा दिया। तो इसका मतलब है नशे का गढ़ है आपका मध्य प्रदेश है। मोहन यादव जी आज तक कोई व्यसन किया नहीं, जिंदगी में नहीं किया, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, ईश्वर ने सबसे बचा लिया मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा भांग का गोला डाल के बोल रहे होंगे, मोहन भैया थोड़ी गोली छोटी लो, बड़ी मत। और अगर आप पे मेरे पे शंका है तो मैं मेरी कोई भी टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, आपके साथ, अकेला नहीं करूंगा, आपको भी चेक करूंगा। अगर मेरे में कुछ गड़बड़ निकली तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप में दम है टेस्ट कराने का? इतना बड़ा मंच है जो देश में रीति नीति की बात कर सकता है, इतना बड़ा मंच, इतनी बड़ी चैनल, उस पर इस तरह की वाहियात बात करता है मेरा मुख्यमंत्री। जाहिर है जीतू पटवारी चूंकि शराब नहीं पीते, पान गुटखा का सेवन नहीं करते, इसलिए ये कमेंट उनको ज़्यादा चुभा। आपकी अदालत में मुख्यमंत्री ने एग्जैक्टली क्या कहा था वो आपको सुनवा देता हूं। आपने कहा कि मैं मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाना चाहता हूं, दूध की नदियां बहें ऐसा बनाना चाहता हूं, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आपने मध्य प्रदेश को शराब का सेंटर बना दिया। आपने तो महिलाओं को शराब ही बना दिया, सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं। ये जिसने भी कहा है वो कांग्रेस के नेता हैं। अब मैं कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहूँगा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बहनों को टंचमाल कहते थे, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा हुई। आंकड़े बता रहा है कि माता बहनें कोई शराब नहीं पीती है, ये तो उनकी रात को नहीं उतरी थी इसलिए वो बोल गए, उनको और कुछ बने था। ये सही है कि पहले जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को सबसे ज़्यादा शराब पीने वाली बताया। इस पर रिएक्ट करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष के नेता के लिए कहा कि उनकी रात की उतरी नहीं होगी, इसलिए ऐसा कमेंट कर दिया। और आज जीतू पटवारी ने ये कहकर कि मुख्यमंत्री भांग का मोटा सा गोला खाते हैं, इस बात को और उलझा दिया। कुल मिलाकर मामला इंटरेस्टिंग है, लेकिन कम से कम ये बात साबित हो गई कि मध्य प्रदेश की महिलाओं पर ज्यादा शराब पीने का जो आरोप लगा था वो निराधार है, सरासर गलत है। अब मैं आपको बताता हूं चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की ख्वाहिश के बारे में। उनकी ख्वाहिश है कि वो कम से कम 150 साल तक जिंदा रहें। अब तक तो ये बात उनके दिल में थी, लेकिन कल बातों बातों में उनकी ये ख्वाहिश दुनिया के सामने आ गई। हुआ यह कि कल जब शी जिनपिंग प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग यून के साथ विक्ट्री डे की परेड में शामिल होने जा रहे थे, तीनों नेताओं के बीच में इनफॉर्मल बातचीत हो रही थी। ये बात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जिनपिंग पुतिन से कह रहे थे कि आज तो ऐसा जमाना आ गया कि 70 साल की उम्र वाले भी बच्चे ही होते हैं। पहले कोई 70 साल तक जी जाए तो उसे चमत्कार माना जाता था। इस पर पुतिन ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, ऐसे में आगे चलकर अमर होने का रास्ता भी खुल सकता है। इस पर जिनपिंग ने कहा कि आगे चलकर लोगों के 150 साल तक जीने की भविष्यवाणी तो की जा चुकी है, हो सकता है जल्दी ही यह सच हो जाए। जिनपिंग और पुतिन तो चाइनीज और रशियन में बोल रहे थे। उनके ट्रांसलेटर्स उनकी बातों का अनुवाद करके दोनों को समझा रहे थे, लेकिन मैं उन दोनों की बातचीत का ट्रांसलेटेड वर्जन आपको सुनाता हूं। आजकल 70 साल की उम्र में भी आप बच्चे ही हैं। पहले लोग शायद ही कभी 70 वर्ष तक जीवित रहते थे, लेकिन इन दिनों 70 वर्ष की उम्र में भी आप बच्चे ही हैं। बायोटेक्नोलॉजी के विकास के साथ मानव अंगों को लगातार प्रत्यारोपित किया जा सकता है। आप जितना ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे उतने ज्यादा दिन युवा रहेंगे, यहाँ तक कि अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं। भविष्यवाणी है कि इस सदी में 150 साल तक भी लोगों के जीने की संभावना है। चाहे ये बात मजाक में की गई थी, लेकिन चीन में उम्र बढ़ाने के लिए कई तरह की रिसर्च चल रही है। चीन के एक लैब में
ह्यूमन सेल लीनिएज के नाम से स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें इंसानों की सेल्स को डेवलप करने के लिए मैपिंग की जा रही है और एक ऐसा एआई मॉडल तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए बीमार होने पर पहले ही सेल्स को रिप्लेस किया जा सके। अगर ये संभव हुआ तो इंसान बीमार नहीं पड़ेगा और इंसान की उम्र बढ़ जाएगी। चीन के वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ाने वाले जीन्स को आइडेंटिफाई किया है। इस जीन का नाम है OSER1, जो लोगों के लाइफ स्पैन को रेगुलेट करता है। अभी इस जीन में बदलाव करके देखा गया कि सिल्कवर्म्स और मक्खियों की उम्र बढ़ गई है। अब यही एक्सपेरिमेंट इंसानों पर रेप्लिकेट करने की कोशिश हो रही है। शायद इसीलिए शी जिनपिंग ने कहा कि हो सकता है कि जल्दी ही इंसानों की उम्र भी 150 साल तक हो जाए।